नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में वन शॉट क्लास है अपनी, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं ऊंट के बारे में। ऊंट की संपूर्ण जानकारी केवल और केवल एक क्लास के अंदर प्राप्त करेंगे। जैसा कि अपन ने पीछे भी कई क्लासें ऐसे ही वन शॉट के रूप में लिए, तो पीछे की क्लासों को देखने के लिए और आगे की ऐसी धमाकेदार क्लासों को देखने के लिए द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका प्यार यूं ही बना रहे, बस यही चाहिए हमें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है, एक लाइक भी हमारा मोटिवेशन है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ऊंट। ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है एशियन ऊंट और एक होता है अरेबियन ऊंट। अरेबियन ऊंट की अगर हम बात करें, अरेबियन ऊंट होता है एक कुबड़ वाला, एशियन ऊंट होता है दो कुबड़ वाला। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं सीधा नोट चालू करता हूं अपने। ऊंट के प्रकार क्या है? ऊंट के प्रकार पहला कौन सा है? अरेबियन। अरेबियन ऊंट। अरेबियन ऊंट की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एक कुबड़ वाला। कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला। कौन सा? एक कुबड़ वाला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक नाम। जंतु वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेरियंस। क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेरियंस। बोलते जाना, साथ साथ याद हो जाएगा। कैमेलस ड्रोमेरियंस। कैमेलस ड्रोमेरियंस। कुल की अगर बात करें इसके, तो कुल क्या है? कुल होता है केमेलडी। केमेलडी। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या क्या होती है इसकी? गुणसूत्र संख्या होती है 76। कितनी होती है? 76। आगे बात करें कौन सा ऊंट? एशियन ऊंट की बात करें, 2 नंबर पर। एशियन ऊंट। एशियन ऊंट की बात करें तो इसको बोलते हैं कौन सा? दो कुबड़ वाला, डबल अम्ड, दो कुबड़ वाला। इसको बोलते हैं दो कुबड़ वाला। जंतु वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, जंतु वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम इसको क्या बोलते हैं? कैमेलस बैक्टीरियंस। बैक्टीरियंस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? कैमेलस बैक्टीरियंस। कुल और गुणसूत्र संख्या दोनों यही होती है। अगर इसमें बात करें, ये भारत में कहाँ पाया जाता है? यह भारत में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख, लद्दाख में पाया जाता है। पाया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है। आजकल यहाँ का जम्मू कश्मीर का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हाँ, वही मनाली, जम्मू कश्मीर, उधर ही ठंडे क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है दो कुबड़ वाला। आगे बात करें इसके कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिंदु किसी लड़की को मत समझ लेना कि सर आप किस बिंदु की बात कर रहे हो, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एक कुबड़ वाले का होता है कैमेलस ड्रोमेरियंस। दो कुबड़ वाले का कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या होता है? कैमेलस बैक्टीरियंस, दो कुबड़ वाले का। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु यहाँ पॉइंट की बात कर रहा हूं सर, आप किस बिंदु की बात कर रहे हो ये मत पूछ लेना सर कौन सी बिंदु। बिंदु नहीं, पॉइंट। मैं इंपोर्टेंस पॉइंट की बात करूंगा मैं। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में 85%। कितने? 85%। अगर भारत में 100 ऊंट है तो पीछे से ऊंट तो कहां से होंगे? राजस्थान के होंगे। पीछे से ऊंट तो राजस्थान के होंगे। 200 है तो कितने हो गए? जोड़ लेना आप, मेरे को तो गणित आती नहीं है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज,
रेगिस्तान का जहाज व राज्य पशु कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज व राज्य पशु, कोष्टक में लिख लेना कृषि श्रेणी, कृषि श्रेणी कहा जाता है। बनाया कब था इसको? राज्य पशु कब बनाया था? राज्य पशु बनाया था इसको 30 जून 2014। जीके में भी पूछा गया तो एनिमल हस्बेंड्री में भी पूछ लेगा, सुपरवाइजर वालों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके में भी पूछ लेगा अगर ऊंट को राज्य पशु कब बनाया गया था? 30 जून 2014 में बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, जीके और एनिमल हस्बेंड्री दोनों में इंपॉर्टेंट है। ऊंट विकास बोर्ड, अगर बात करें हम ऊंट विकास बोर्ड, कहां पर है? जोधपुर में। हाँ, विकास कौन सा? डेवलपमेंट वाला विकास कौन सा? डेवलपमेंट वाला नहीं सर, मेरे पास बैठता है वो विकास, नहीं वो नहीं, डेवलपमेंट वाला विकास है यहाँ पर। आप सर बोल दोगे सर मेरे पास वाला विकास तो मेरे पास बैठता है, कहाँ जोधपुर का, वो तो जयपुर का है। आप तो मेरे को पागल बना रहे हो। नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे बात करें, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र। कई बार ऐसे भी लिख देगा NRCC, कई बार ऐसे लिख देगा NRC केमल, CAMEL केमल, कोमल नहीं केमल। क्या? केमल, ऊंट को इंग्लिश में बोलते हैं केमल, इतना तो पता ही है ना। हाँ, कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अब बात करें ऊंट की अश्व शक्ति, ऊंट की अश्व शक्ति कोष्टक में लिख लेना HP, हॉर्स पावर कितनी होती है? 0.8। यहीं पे लिख लेना बेल की अश्व शक्ति की बात करें तो कितना HP का होता है बेल? एक बेल कितने HP का होता है? एक बेल होता है 0.5 HP। मनुष्य की अश्व शक्ति HP के अंदर अब अगर बात करें, मनुष्य कितने HP का होता है? 0.1 HP। फिर भी देख 0.1 HP का है, फिर भी कितना पावरफुल होता है, सबको मतलब कंट्रोल में रखता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या, ये जो दिमाग होता है ना, ये विकसित होता है, सबका विकसित होता है। आप JET-CUT की तैयारी कर रहे हो तो आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा कि सबसे मतलब समझदार प्राणी की अगर बात करें तो कौन सा होता है? मनुष्य होता है। लेकिन HP में अगर बात करें 10 मनुष्य, एक HP ऊर्जा उत्पन्न करनी है ना, तो 10 मनुष्य की ऊर्जा मिलानी पड़ेगी, तब जाकर 1 HP की ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन एक ऊंट 8 HP की बात करेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो जोड़ी बेल की नहीं, एक जोड़ी यानी कितने हो गए? एक जोड़ी यानी संख्या में कितने हो गए? संख्या में 2। एक जोड़ी यानी संख्या में 2 होते हैं। जोड़ी अपन बोलते हैं कि उसका और उसका जोड़ा है। क्लास के अंदर यहीं पे देख लो, विकास और बिंदु दोनों का जोड़ा है। क्या है? विकास और बिंदु दोनों का जोड़ा है। तो 1 HP में कितना हो गया? 1 HP में एक बेल की अश्व शक्ति कितनी है? 0.5% है। तो 2 बेलों की कितनी हो गई? 1 HP, यानी 1 HP ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपने को कितना, एक HP ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपन को कितने बेल चाहिए? 2। और एक ऊंट ही काफी है 2 बेलों का कार्य करने के लिए।
आगे अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ऊंट का प्रबंधन, ऊंट का रख रखाव प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, बैठने के लिए कितना स्थान, ऊंट का दूध, सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखना सब काफी मजा आने वाला है। क्लास को शेयर कर दे पड़ोसी के पास में, दीवार कूद के उसको बता देना क्या मिस सर क्लास ले रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, काफी रोमांचक क्लास है, काफी मजा आने वाला है। रोमांचक यानी रुचिकर, रोमांस वाली नहीं, रोमांचक रुचिकर क्लास ले रहा हूं, ध्यान रखना। कहीं फिर बोलो सर आप रोमांस वाली क्लास कहाँ ले रहे हो, आप तो ऊंट बता रहे हो, ऊंट के बारे में रोमांचक क्लास ले रहा हूँ, रुचि वाली। इसी के अंदर बात करें ऊंट का प्रबंधन, कौन सा टॉपिक है अपना, ऊंट का प्रबंधन। ऊंट के प्रबंधन की अगर बात करें तो ऊंट के प्रबंधन में क्या होता है, त्वचा मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है। सर ऐसे मत बोलना, हमारी क्लास में एक लड़की की भी त्वचा मोटी है, वो भी दिखने में मोटी दिखाई देती है। नहीं नहीं भाई, ऊंट की त्वचा की बात कर रहा हूं मैं, किसी लड़की की त्वचा की नहीं। लड़की की त्वचा तो क्या बताऊं मैं आपको। हाँ समझ रहे हो ना, बस वही आप समझ जाओ बस। त्वचा मोटी होती है जिससे पसीना कम आता है उसको, जिससे पसीना कम आता है, पसीना कम आता है। एकमात्र जानवर ऐसा है जिसको पसीना नहीं आता, पता है कौन सा है, कुत्ता। ध्यान रखना, अगर आपके साथ में कोई फ्रेंड सर्किल में ऐसा है जो बोलता है मेरे को तो पसीना ही नहीं आता, तो उसको बता देना कि किसके नहीं आता है पसीना, वो समझ जाएगा अपने आप। और आप भी समझ गए होंगे कि मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि तेरे पसीना आता है लेकिन तेरे को पता नहीं है, तू ध्यान नहीं रखता इसलिए। और नहीं आता तो उसको बोलना थोड़ा सही ढंग से नया आने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ क्या सर्दियों में एसी क्या थोड़ा गैप ज्यादा हो जाता है नहाने के लिए, तो हो जाता है। इसकी कुबड़ में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, इसकी कुबड़ में वसीय उत्तक पाए जाते हैं, वसीय उत्तक पाए जाते हैं। जो पानी को, जो ऊंट को 10 दिन तक, कितना 10 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। वसीय उत्तक पाए जा रहे हैं इसकी कुबड़ के अंदर, जो ऊंट को कितना 10 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रख सकते हैं। आगे इसी के अंदर बात करें तो ऊंट पालने में क्या होता है, ऊंट पालने में कितना खर्चा होता है, ऊंट पालन में 60 से 70% खर्च केवल आहार पर होता है, केवल आहार पर होता है, आहार पर होता है। कैसे, मान लो आपको किसी ने कितने 100 रुपए दे दिया, दादाजी ने बोला 100 रुपए देकर बोला कि जा बेटा घूमिया, तो आपने क्या किया, 30 से 40 रुपए का तो आपने क्या किया, बस का किराया दे दिया, लेकिन 60 से 70 रुपए बच गए, उसका क्या किया, खाना खा लिया। तो ये जो आहार पर आपने जो खर्चा किया वो कितना हो गया आपका, 100 में से 60 से 70% तो केवल आपने किस पे, दादाजी ने हिसाब मांगा कि आपने कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च किए, तो आपको प्रतिशत में बताना कि दादाजी 60 से 70% तो मैंने कहाँ खर्च कर दिया, 60 से 70% तो मैंने खाने पे खर्च कर दिया, और 30 से 40 रुपए का मेरा किराया लग गया और मैं घूम आया वहां जाकर। ठीक है, आगे इसी के अंदर बात करते हैं जिसमें शरीर बाहर को। हाँ एक बात बताना भूल गया रे मैं आपको, आपने सुना होगा कई बार दादाजी से पूछते हैं दादाजी ऊंट पानी कम क्यों पीता है, तो दादाजी ने बताया होगा कि यार इसके अंदर तो ये जो कुबड़ होती है इसके अंदर थैली लगी हुई होती है, जिसके अंदर ये पानी पीता है ना, तो उसके अंदर भी स्टोर कर लेता है, पानी को इकट्ठा कर लेता है ना। तो ये जैसे इसको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जैसे जैसे निकाल के पीता रहता है अंदर ही अंदर,
वैसा नहीं होता, 80 तक पाए जाते हैं भाई। और आरबीसी 240% तक बढ़ जाती है, जिससे आरबीसी का आकार पानी को ज्यादा ग्रहण कर लेती है। इसलिए कारण ये है। दादाजी वाले कहानी को मत लिखिए आना, कई बार होता है। मैंने भी एक बार क्लास में टेस्ट लिया था, तो एक बच्चे ने लिखी दादाजी वाली कहानी लिख दी कि सर ऐसा ऐसा बताया था मेरे दादाजी ने, मैंने लिख दी। मैंने कहा यार गजब है तुम। फिर बात करें शरीर भार का कितना, 1.5 से 2%। शरीर भार का 1.5 से 2% शुष्क चारा खिलाते हैं, शुष्क चारा खिलाते हैं, खिलाते हैं, खाते नहीं है, खिलाते हैं। हाँ कसर खाते हैं, आपको नहीं खाना, ऊंट को खिलाना है। फिर क्या होता है, इसको नमक और खनिज लवण की कितनी आवश्यकता होती है? एक ऊंट को नमक या खनिज लवण की अगर हम बात करें तो कितनी आवश्यकता होती है? 75 से 150 ग्राम। कितना? 75 से 150 ग्राम इसको नमक और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। आगे इसी के अंदर बात करें तो ये क्या क्या खाता है? 25% तक क्या खाता है? 25% तक हरा चारा खाता है, हरा चारा खाता है। और क्या है इसी के अंदर बात करें तो वजन ढोने वाले ऊंट को क्या करते हैं? वजन ढोने वाले ऊंट को कितना? 25% अतिरिक्त पोषक आहार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मान लो आपसे कोई सारे दिन खेत में काम करवाए, तो आपकी मम्मी आपके लिए क्या करेगी कि यार मेरा, मम्मी बोलेगी मारो बेटो तो आज खेत में सारे दिन वो लाइक काम कर रही है, जना बीका वास्ते तो बाटिया बना दिया, कहीं बाटिया बना दिया। हाँ मैं तो करता था, मेरे खेत में तो मेरी मम्मी तो बनाती थी मेरे लिए बाटी। हाँ आपकी मम्मी भी बनाती होगी, पूछना मम्मी को और करना जाके काम, तब पता चलेगा, ऐसे नहीं बना के देगी। हाँ मैं भी क्लास लेके घर जाता हूँ ना, तब मम्मी बोलती है काम करके आया बेटा, काम करके आया तो क्या करना है? बाटी बनानी है। अतिरिक्त आहार दे रहे मेरे को। फिर बाटी में ऊपर से जो घी डालते हैं ना, वो अतिरिक्त आहार है। रोटी में क्या घी कम आता है, बाटी में घी ज्यादा आता है। तो वो अतिरिक्त, मेरी थकान दूर करने के लिए क्या किया मम्मी ने? घी ज्यादा डाल दिया। फिर खा के है ना मस्त आराम से सो गया। तो सोने के लिए क्या चाहिए ऊंट को? अरे जगह की आवश्यकता है। एक ऊंट को बैठने के लिए, सर ऊंट सोएगा कैसे? हाँ बैठेगा, वो बैठने के लिए बस मस्त बाटी वाटी खा ली, वजन का काम करके। मैं भी अभी माइंडली एक्सरसाइज कर रही हूँ आपके सामने, तो काम करके घर पे जाऊंगा तो मेरी मम्मी मेरे को क्या 25% अतिरिक्त यानी घी डालेगी, छोटे वाले भाई से ज्यादा। छोटे वाला भाई तो स्कूल जाता है कि ये तो कमा के आ रहा है, काम करके आ रहा है, तो इसको तो अतिरिक्त आहार दिया जाए। तो मेरे को क्या किया, मम्मी ने अतिरिक्त आहार दे दिया। फिर क्या किया, अब अपनी क्लास खत्म हुई, जैसे ही घर गया अतिरिक्त आहार किया, अब तो बस मस्त छाछ वाछ पी के सोना है। तो क्या करना है, ऊंट को बैठने के लिए ऊंट को बैठने के लिए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है भाई? स्थान की आवश्यकता होती है 70 से 100 वर्ग फीट, 70 से 100 वर्ग फुट। आगे बात करें इसी के अंदर, देख लो कितनी 70 से 100 वर्ग फीट का बेड है उसका, 70 से 100 वर्ग फीट का बेड, 25% आहार ग्रहण किया और मस्त आराम से बैठ गया। कितनी जगह में? 70 से 100 वर्ग फीट जगह में आराम से बैठ के अब आराम कर रहा है, आहार कर लिया, काम कर लिया। फिर अगर इसी के अंदर बात करें तो क्या होता है, मध में आने का समय कब होता है? मध में आने का समय, इसकी अगर हम बात करें तो शरद ऋतु नवंबर से मार्च तक मध्य में आता है। मेनली जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी के अंदर ज्यादा आता है। तो ध्यान रखना, मध्य में आने का समय यानी
मद में आना यानी कब वो नर से संभोग करने के लिए, सेक्सुअल क्रिया के लिए कब प्रिपेयर होगी मादा, ये होती है शरद ऋतु के अंदर। कब कब होती है? नवंबर और मार्च के बीच में शरद ऋतु के अंदर अधिक होती है। हाँ, अब बात करते हैं ऊँटनी के दूध के बारे में। अब सोलिए उठ, सुबह हो गई, उठना है, दूध पीना है अपने को। दूध के बारे में बात करेंगे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है वो उठ के, बस देखना मजा आता जाएगा। बस क्लास को दबा के शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। अतिरिक्त आर कितना दिया था? अधिक काम करने वाले को, वजन ढोने वाले को ऊपर ने 25% अतिरिक्त आर। अब बात करते हैं ऊंट के दूध में पाया जाने वाला तत्व है। ऊंटनी के दूध में पाया जाने वाला तत्व है। अब एक बार क्या हुआ था क्लास में, मतलब जब मैं 12th क्लास में था तो सर ने क्या किया कि खड़ा हो जा, हो गया मैं खड़ा। सर ने बोला कि बता ऊंट के दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है। मैंने कहा सर कैसी बात करते हो आप ही, कि क्या हुआ? मैंने कहा सर ऊंट कब से दूध देने लग गया। कि अच्छा ज्यादा बोल रहा है। मैं सर इसमें क्या गलत बोला? तो फिर सर ने बोला कि चल ऊंटनी के दूध में बता दे। क्या बोला सर ने? कि चल ऊंटनी के दूध में बता दे। मैंने कहा सर ये तो मेरे को आता ही नहीं है। सर ने बोला अब आ जा आगे। फिर क्या धुलाई की मेरी, वाह! उस दिन से मेरे को याद हो गया, एक तो लाइसोजाइम और एक कौन सा इंसुलिन नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एक तो लाइसोजाइम व इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो मधुमेह और डायबिटीज रोगियों के लिए लाभदायक होता है। तो आगे नोट करके लिख लेना, ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध मधुमेह, कोष्टक में लिख लेना डायबिटीज रोगियों के लिए लाभदायक, के लिए लाभदायक होता है। आगे नोट करके और लिख लेना बकरी का दूध, बकरी का दूध टीबी, कोष्टक में लिख लेना क्षय रोगी, क्षय रोगी के लिए लाभदायक, लाभदायक। दोनों ही इंपोर्टेंट है। ऊंटनी का दूध किसके लिए? मधुमेह या डायबिटीज रोगियों के लिए। मधुमेह या डायबिटीज रोगियों के लिए कौन से पशु का दूध? ऊंटनी का दूध। क्यों? इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है ऊंटनी के दूध के अंदर। बात करते हैं इस इंसुलिन हार्मोन किसके लिए लाभदायक होता है? इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज मधुमेह यानी शुगर रोगियों के लिए लाभदायक होता है। अपन साधारण भाषा में अगर बात करें, बकरी का दूध, बकरी का दूध कौन सा किस टीबी रोगियों, ध्यान रखना अपने गांव में कोई नहीं बोलता हिंदी में कि क्षय रोगी, क्षय रोग हो गया उसके, नहीं, टीबी रोग हो गया। कौन सा? टीबी रोग। तो ध्यान रखना बकरी का दूध किस रोगियों के लिए लाभदायक होता है? टीबी के लिए। एक पॉइंट और ध्यान रखना, बकरी का दूध किस प्रकार का होता है? हल्का सारीय। कैसा होता है? हल्का सारीय होता है। बकरी का दूध हल्का सारीय होता है, जिसका पीएच मान की अगर बात करें तो 7.4 से 7.8 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 7.8%। इसी के अंदर आगे बात करें कि ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी को गर्म करते हैं तो वो फट जाता है विटामिन सी, जिसके कारण दुग्ध को गर्म करने पर फट जाता है। ऐसे नहीं बम
ऐसे नहीं फटेगा, धीरे धीरे फटेगा, उस बर्तन के अंदर ही फटेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, चीतड़े चीतड़े हो जाएंगे, पनीर बनाने लायक हो जाएगा वो। हाँ, आगे बात करेंगे, डेयरी साइंस में बात करेंगे, पनीर भी बनाएंगे, मावा भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, रसगुल्ले सब बनाएंगे अपन। आगे इसी के अंदर आगे बात करें तो कुबड़ की ऊंचाई, कुबड़ की ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी होती है, 50 सेमी। और क्या है कुबड़ की घेरा, घेरदार कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। कैसे है ये कुबड़, देख रहा ऊंट की, ऊंट ही बढ़ा देता हूं मैं आपको। अब यार मेरे को चित्र तो ऐसे ही बनाने आते हैं, और मेरे को देख रहा पुरस्कार भी मिले हुए चित्रकला के अंदर तो। देख लेना अपने हिसाब से, जैसा मेरे को आता है मैंने बना दिया है। ये ऊंट है, क्या है ऊंट। अरे पैर काफी थोड़ा सही कर देता हूं। ये देखो, ये जो इसकी कुबड़ है ना, इसकी जो ये ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई होती है 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 50 सेमी। और देखो यहां से ना, यहां से लेकर ये है ना, ये घेरा, ये कितना होता है घेरदार, घेरदार कितनी होती है, 200 सेमी होती है। ऐसा ऊंट होता है। अब बात करें दो कुबड़ वाले, तो एक कुबड़ वाले में तो यहाँ कुबड़ पाई जाएगी, और दो कुबड़ वाले में पीछे एक कुबड़ और पाई जाएगी। ये दो कुबड़ वाला हो गया। दो कुबड़ वाले को क्या बोलते हैं अपन, एशियन ऊंट बोलते हैं। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैमेलस बैक्टीरियंस। कौन सा होता है, कैमेलस बैक्टीरियंस। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, काफी अच्छी चित्रकारी है मेरी। लग तो नहीं रहा था वो ऊंट, गधा सा लग रहा था, लेकिन मान लेना है अपने को। अपने को क्या करना है, अपने को तो बस सीखना है। हाँ, इसी के अंदर आगे बात करें तो ऊंट के बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं रे भाई, ऊंट के बच्चे देने की क्रिया को बोलते हैं फॉलिंग। ऊंट के बच्चे देने की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया, देने की क्रिया को बोलते हैं फॉलिंग। क्या बोलते हैं, फॉलिंग। फॉलिंग, बच्चा हुआ ऊंट कितना ऊपर होता है, फॉलिंग यानी फालिंग, यानी फाल, नीचे गिरा, फाल नीचे गिरा, तो ऊपर से ऊंट ऊपर होता है, तो ऊपर से नीचे गिरा बच्चा, फॉलिंग। क्या हुआ, फॉलिंग। ऊंट के बच्चे देने की क्रिया फॉलिंग। आगे बात करें ऊंट को पानी की आवश्यकता, ऊंट को पानी की आवश्यकता एक दिन में, पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता इसकी बात करें तो होता है 18 से 36 लीटर। कितना एक दिन में, 18 से 36 लीटर पानी एक दिन में पीता है। लेकिन एक बार में कितना, 135 लीटर पानी पी सकता है, क्योंकि इसकी आरबीसी तो जानते हो ना, बायो वाले सर से पूछ लेना। और आरबीसी यानी रेड, अब यार मेरे को खुद को नहीं आता, रेड ब्लड सेल होता होगा शायद। हाँ, लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में तो मेरे को पता है, लाल रक्त कणिकाएं कितनी, 40, इसकी आरबीसी 240% तक बढ़ जाती है, कितनी, 240% तक आरबीसी बढ़ गई। 100 मतलब कितनी, 100% होती है, जैसे मान लो अपनी आरबीसी 100% है, अब 240% बढ़ी तो कितनी, 140% ज्यादा हो गई, तो कितनी हो गई, 240% ज्यादा बढ़ी, तो कितना, 135 लीटर दूध पानी पिएगा एक दिन के अंदर। एक साथ पी लिया, भर लिया पेट को, आरबीसी बढ़ा लिया, 6-7 दिन नहीं पिएगा, मस्त आराम से,
तो ये इस प्रकार होता है। वो दादाजी वाली कहानी मत लिखी आना, दादाजी वाली कहानी के अनुसार नहीं है, क्योंकि आरबीसी कितनी 240% बढ़ जाती है। एक साथ पी कितना सकता है, 135 लीटर पी सकता है। और एक दिन के लिए कितनी आवश्यकता होती है, एक दिन के लिए सर 18 से 36 घंटे, 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर मत बोलना गलत हो गया सर। हाँ एकदम सही तरीके से बता रहा हूं अभी। तो आगे बात करें ऊंट की आवाज। ऊंट की आवाज, ऊंट की आवाज होता है गुर्राना। क्या होती है ऊंट की आवाज? ऊंट की आवाज घुरघुराना, घुरघुराना, गुरगुराना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रूटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूटिंग। पीछे की क्लासों में अपन पढ़ के आए थे वेलोइंग और बेलोइंग। वेलोइंग क्या होता है? गाय भैंस की आवाज रंबाना, वेलोइंग होता है। और बेलोइंग क्या होता है? भैंस का जल में तैरना, भैंस का जल में तैरना बेलोइंग होता है भाई। आगे इसी के अंदर बात करें, एक शरद रात में ऊंट कितना चल सकता है? एक शरद रात में कितना किलोमीटर चलेगा रे? 60 से 90 किलोमीटर, 60 से 90 किमी चल सकता है। अब ऐसे भी ध्यान रखना, एक शरद रात, शरद शरद लिख दिया मैंने तो ऐसे लिखना एक ठंडी रात में भी। हाँ हर चीज लिखना नहीं होता है, कुछ चीजें कॉमन सेंस भी लगाया जाता है कुछ जगह। आगे बात करें तो ऊंट में कुबड़ का आकार की अपन ने बात ही कर ली। अब ऊंट का क्या, ऊंट के समूह को क्या बोलते हैं रे भाई? फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक या टोला। आज घर पे जाना, अभी लाइब्रेरी में हो तो घर पे जाना और पूछ लेना दादाजी से कि दादाजी ऊंट का जगह नरा सारा ऊंट जावन एक साथ बन काई केवे, दादाजी बता देसी का टोलो केवे भाई, काई केवे टोलो। हाँ तो बिन आपने हिंदी में टोलो केवे, इंग्लिश में फ्लॉक केवे, काई केवे इंग्लिश में फ्लॉक केवे। आगे बात करते हैं, आगे बात करें इसी के अंदर तो प्रजनन योग्य ऊंट की उम्र है क्या? प्रजनन योग्य ऊंट। अब बात करें ऊंट प्रजनन योग्य की उम्र की, उम्र की अगर हम बात करें, किसकी उम्र की? शाही खत्म हो गई, मार्कर चेंज कर लेते हैं। प्रजनन योग्य ऊंट की उम्र, तो मादा की अगर बात करें तो मादा कितनी? 3 से 4 केजी। 3 मादा 3 से 4 वर्ष में प्रजनन योग्य जाती है। और नर की बात करें तो 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाती है। कितनी? 3 से 4 वर्ष में तो मादा प्रजनन योग्य हो जाती है और नर की बात करें तो 5 से 6 वर्ष के अंदर प्रजनन योग्य हो जाती है। आगे बात करें ऊंट का मध्य या गर्मी में आना क्या कहलाता है? ऊंट का मध्य या गर्मी में आना रट या मस्ट कहलाता है, मस्ट कहलाता है। हाँ इस तरह याद कैसे करें? मध्य में आई ऊंटनी तो ऊंट ने सेक्सुअल क्रिया कर ली तो उसको क्या लगा? ऊंटनी को भी अच्छा लगा और ऊंट को भी अच्छा लगा। तो ये रस्ट और मस्ट की क्रिया कब होती है? रस्ट और मस्ट की क्रिया कब होती है भाई? ये शरद ऋतु के अंदर। ऊंट मध्य में कब आता है? मस्ट क्रिया कब आती है ऊंट के अंदर? तो ये बता देना सर, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी के अंदर आती है। और मुख्यतः शरद ऋतु, ऋतुओं के हिसाब से पूछ ले तो शरद ऋतु कर देना, और महीनों में पूछे तो जनवरी दिसंबर जनवरी कर देना, सही हो जाएगा।
आगे बात करें गर्भकाल कितना होता है, तो गर्भकाल की बात करें तो 385 से 390 दिन का होता है गर्भकाल है। गर्भकाल कितने दिन का होता है, 385 से 390 दिन। एक बार गर्भित हो गया तो 385 से 390 दिन तक, मतलब पूरा बच्चा विकसित होने के लिए लगेगा इसको 12 यानी 12 13 13 साढ़े 13 14 महीने लग जाएंगे एक बार ब्याने की क्रिया के अंदर। आगे इसी के अंदर बात करें तो बैठने के काम आने वाले ऊंट को क्या बोलते हैं, बैठने में काम आने वाले ऊंट को सवारी ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सवारी ऊंट। ऊंट कैसे, देखो अपन छोटे थे तो तब क्या करते थे, अपने से जो बड़ा होता है कि तू घोड़ी मन में तेरे ऊपर बैठूंगा, तेरी सवारी करनी है मेरे को, तो बैठ के सवारी करेगा तो कौन सा हो गया, सवारी ऊंट। आगे बात करें भार ढोने वाले ऊंट के बारे में। भार ढोने वाले ऊंट को क्या कहते हैं, भार ढोने वाले ऊंट को क्या कहते हैं, लद्दू ऊंट। क्या बोलते हैं, लद्दू ऊंट। लद्दू ऊंट, लद्दू यानी उस पे लाद दिया, वजन को लाद दिया, वजन को लाद दिया, लद्दू ऊंट बोल दिया। अब बात करते हैं आगे प्रजनन में काम आने वाले ऊंटों के बारे में। बोर्ड साफ कर लेता हूं। ऊंटों के टोले को क्या बोलते हैं, ऊंटों के समूह को क्या बोलते हैं, टोला, फ्लॉक। आवाज गुरगुराना या ग्रूटिंग, क्या होता है, गुरगुराना या ग्रूटिंग। प्रजनन में काम आने वाले, प्रजनन में काम आने वाले, प्रजनन में काम आने वाले, तो प्रजनन में कौन कौन काम आएंगे, ऐसा तो है नहीं नर नर ही काम में आएगा, नर और मादा दोनों ही काम में आएंगी। केवल नर भी प्रजनन नहीं कर सकता और केवल मादा भी प्रजनन नहीं कर सकती, दोनों का मेल होगा तभी प्रजनन संभव है। तो नर और मादा दोनों की बात करते हैं। अगर मादा की बात करें तो मादा को क्या बोलते हैं, मादा को बोलते हैं माही। और मादा अब सर नर को पादा मत लिख देना, नर को नरी लिखना है, नर को मादा और मादा को माई बोलते हैं। आपके चक्कर में मैं और भूल गया, मादा को माई और नर को पाकट। क्या, पाकट। माई और पाकट ध्यान रखना। पाकट किसको बोलते हैं, पाकट किसको बोलते हैं रे, नर को, और माई मादा को, प्रजनन योग्य मादा को। आगे बात करें इसके अंदर, एक नोट लगा के पॉइंट लिख लेना। गाय भैंस को नमक की आवश्यकता कितनी होती है, 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन। ये मैं पीछे लिखवाना भूल गया रे। गाय भैंस को प्रतिदिन नमक की आवश्यकता, नमक की आवश्यकता कितनी होती है, 30 से 40 ग्राम। 30 से 40 ग्राम गाय भैंस को नमक की आवश्यकता होती है। ऊंट में जो मैथुन क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊंट की मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया इसको बोलते हैं लखाना या सर्विंग। सर्विंग क्या बोलते हैं, लखाना या सर्विंग। मैथुन क्रिया है, मिथुन क्रिया नहीं। सर ऐसे मत बोल देना कि मिथुन, हाँ ऐसे याद रख लेंगे, मिथुन और लखन। मिथुन और लखन, मिथुन और लखन क्या थे, ऊंट पे सवारी कर रहे थे। मिथुन और लखन क्या कर रहे थे, ऊंट पे सवारी कर रहे थे। लेकिन ये देख काम हो गया, ट्रिक है, काम हो गया, ट्रिक है। मिथुन और लखन क्या कर रहे थे, सवारी किस पे, ऊंट पे। तो ऊंट की मैथुन क्रिया क्या हो गई, लखाना और सर्विंग। क्या हो गई, लखाना और सर्विंग। ऐसी ट्रिक दूंगा शानदार शानदार। बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर कर दे।
आगे बात करें ऊंट पालने वाली जाति, किसकी? ऊंट पालने वाली जाति, पालने वाली जाति इसकी बात करें तो क्या होता है? राइका या रेबारी। राइका व रेबारी क्या करते हैं? ऊंटों को पालते हैं। अब बात करें एक जीके का क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री दोनों का है। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता अपने जीके में भी पढ़ोगे क्या? बाबूजी राठौड़ वो क्या थे? ऊंटों के देवता थे। क्या थे? ऊंटों के देवता बाबूजी। ऊंटों के देवता की बात करें तो कौन थे? बाबूजी, जो आप जीके में भी पढ़ोगे इनके बारे में, इनका जन्म मृत्यु क्या क्या किया था इन्होंने अपने जीवन काल में। ये अपने एक लोक देवता है। क्या है? बाबूजी लोक देवता है, जिनको आप जीके में विस्तार से पढ़ोगे। अपने को तो इतना ही काम है कि ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको तो कर देना है सर बाबूजी को कहा जाता है। और ऊंटों को पालने वाली जाति कौन सी है? राइका और रेबारी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें बदियाकृत ऊंट को क्या कहते हैं? गिल्डिंग। बदियाकृत ऊंट को गिल्डिंग क्या कहते हैं? गिल्डिंग। बदियाकृत ऊंट को क्या कहते हैं? गिल्डिंग। उसको गिल्ट रहता है कि मैं अब सेक्सुअल क्रिया यानी मैथुन क्रिया के लिए उपयुक्त नहीं हूं, उसको गिल्ट हो गया, बदियाकृत कर दिया गया उसको। अब बात करें ऊंट के औसत भार की। औसत औसत भार की अगर बात करें तो मादा कितने, नर की बात करें तो 500 से 700 केजी। नर कितनी? 500 से 750 केजी की होती है। मादा की अगर मादा और नवजात, मादा और नवजात, मादा में कितना? 400 से 600 केजी। 400 से 600 केजी की मादा होती है। नवजात होता है 35 से 40 केजी। ध्यान रखना केजी। एक बार मेरी क्लास में क्या हुआ, मतलब 12th क्लास की बात है, किसी लड़की को खड़ा किया और सर ने पूछा कि बता वो ऊंट के नवजात का वजन क्या कितना होता है? तो उसने तो आपको पता है क्या बताया? 35 से 40 ग्राम बता दिया। कितना? 35 से 40 ग्राम। जबकि अंडे का वजन कितना होता है? अंडे का, मुर्गी का, मतलब सबसे छोटा बच्चा तो एनिमल हस्बेंड्री में मुर्गी का ही हो गया। अंडे का वजन की बात करें तो वो भी 58 ग्राम का होता है। उसने तो कितना बताया था? 35 से 40 ग्राम बता दिया था। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या बताना है? केजी। क्या बताना है? केजी। जहां भी बैठे हो साथ साथ बोलना, याद हो जाएगा। साथ साथ बोलना। अब बात करते हैं ऊंट के नवजात को क्या कहते हैं सर? ऊंट के नवजात को, ऊंट के नवजात को कहते हैं टोल्डिया। क्या बोलते हैं? टोल्डिया। टोल्डिया बोलते हैं। दादाजी से पूछ लेना, 2-3 बातें बता रहा हूं तो दादाजी से पूछ लेना कि ऊंट के छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोल्डिया बोलते हैं। गाय के, अपने कई जगह बोलते हैं, जयपुर साइड में जाओ गाय के छोटे बच्चे को बोलते हैं टोगड़िया। क्या बोलते हैं? टोगड़िया। वैसे बोलते हैं ऊंट के नवजात को बोलते हैं टोल्डिया। क्या बोलते हैं? टोल्डिया। अब एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और बचे, फिर नस्लें स्टार्ट करेंगे अपन। मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? ऐसा ही मजा और पढ़ाई दोनों साथ में करवाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक छोटा सा कमेंट करें क्लास अच्छी लगे तो। देखो मैं आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूं, एकदम फ्री। जेट सीयूटी की तैयारी विथ ट्रिक के साथ। क्या? विथ ट्रिक के साथ पूरी जेट सीयूटी की तैयारी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मादा ऊंट, 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर
एक बार बच्चे देती है, एक बार बच्चे देती है। 2 वर्ष में एक बार ही देगी। क्यों? क्योंकि इसका गर्भकाल कितना है, लगभग 13-14 महीने का गर्भकाल होता है, तो 2 वर्ष में एक बार ब्याना ही पॉसिबल है। क्योंकि एक बार गर्भित करा दिया तो 385 से 390 दिन तक तो वैसे नहीं ब्याह सकती, वापिस गर्भित नहीं होगी। फिर ये तो है नहीं कि आज ब्याही तो कल ही बच्चा हो गया, तो वो लगभग 2 साल तो उसको लगेंगे। मान लो जनवरी में गर्भित कराया तो अगली फरवरी तक तो वो क्या करेगी, अगली फरवरी तक तो वो करेगी, ब्याएगी, फरवरी मार्च में ब्याएगी। फिर 8 से 10 महीने का उसका दुग्ध काल हो गया, तो दुग्ध काल के बाद में फिर वापस जनवरी फरवरी के अंदर वापस गर्भित कराएंगे। तो कितना 2 साल का समय लगता है एक ऊँटनी को एक बच्चा देने के लिए। कितना समय लगता है? 2 साल का। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। क्या अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो कब लगता है? जो लगता है 13-14 जनवरी को, 13-14 जनवरी को। ये हर वर्ष लगता है। लगता स्थान की अगर बात करें कौन से स्थान पर लगता है, तो स्थान है बीकानेर के अंदर। कहां पर लगता है? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। अब आगे इसी के अंदर बात करें, आगे इसी के अंदर बात करें तो क्या NBAGR द्वारा ऊंट की 9 नस्लें, कितनी? 9 नस्लें विकसित की, 9 नस्लें मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त 9 नस्लें ऐसी है जो NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जो जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी है अब बात करते हैं, एक एक नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बस कुछ ही समय तक बने रहें और ऊंट का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, एकदम उसी प्रकार। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वैसे ही पहले क्लास ले और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करना चैनल को। ऐसा ही कंटेंट है पूरा। जेट सीयूटी प्लस सुपरवाइजर का संपूर्ण कोर्स, एग्रीकल्चर का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री है। क्या है? संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री है। आगे अगली नस्ल अपनी, अगली या पहली नस्ल, सर अभी तो चालू ही नहीं की नस्ल की पहली नस्ल की पहली नस्ल कौन सी है? बीकानेर। ऊंट की पहली नस्ल है बीकानेरी। कौन सी है? बीकानेरी। बहुत ही मस्त नस्ल है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल किसको बोलते हैं? बीकानेरी को। अब इसकी उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो राजस्थान, राजस्थान का बीकानेर जिला, बीकानेर जिला इसका उत्पत्ति स्थान है। क्या? राजस्थान का बीकानेर जिला इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। आगे विशेषता, विशेषता रंग की अगर बात करें तो रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है गहरा भूरा रंग का होता है। कैसी होती है? गहरा भूरा रंग का। आगे बात करें नाक की, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, विश्व की, किसकी? विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, सुंदर नस्ल। ऑल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में सबसे सुंदर नस्ल ऊंट की कौन सी है? बीकानेरी है। जो कहां की है? राजस्थान के बीकानेर जिले की, जो कहां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे सुंदर नस्ल है। आगे बात करें नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई होती है, नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई होती है।
क्या होती है? नाक की हड्डी। जैसे ये नाक है ऊंट का, कैसे ये, तो ऐसा सीधा है, तो यहां से क्या होगा, ये नाक की हड्डी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी, फिर ऐसे ऐसा मुंह होगा ऊंट का। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो हड्डी है ना, देखो यहाँ से आगे से ऊपर उठी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई होती है, तभी तो ये विश्व में सबसे सुंदर है। कैसी है? सबसे सुंदर नस्ल है विश्व की, नाक की हड्डी ऊपर। ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई होती है इसकी 9 से 10 से 12 फीट। ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट। कितनी? 10 से 12 फीट। आगे इसी के अंदर बात करें, आंखें कैसी होती है? आंखें बड़ी व गोलाकार। आंखें बड़ी व गोलाकार, गोल होती है। कैसी होती है? गोल। आगे बात करें, कृषि कार्य हेतु व बोझ ढोने के लिए उपयुक्त है। कृषि कार्य वह बोझा ढोने में क्या है? उपयुक्त है। कृषि कार्य में बोझ ढोने के लिए उपयुक्त है। बोझ ढोने के लिए अपन ने क्या किया था? कितना % आहार दिया था इसको? 25% अतिरिक्त पोषक आहार दिया था। अन्य नाम स्टॉक। जो देखो ये नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई होती है ना, तो इसके अंदर क्या, अब बात करें, खोपड़ी गोलाकार व उठी हुई, जहां पर खोपड़ी में एक गहरा गड्ढा पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक स्टॉक क्या बोलते हैं? स्टॉक कहते हैं। खड्डा है, यहां से देखो ये सर है, जैसे ये ऊंट का सर है, कैसा? यहाँ से ये ऊंट का सर है, तो यहाँ पर एक गहरा गड्ढा होगा सिर के अंत में। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से सिर शुरू हो रहा है इसका, यहाँ से, तो यहाँ से जा रहा है। बोल रहा है स्टॉप, रुक जा, यहाँ क्या है? खड्डा। स्टॉप, रुक जा, यहाँ क्या है? खड्डा है, देख ये खड्डा बढ़ाया हुआ था तो रुक गया, तो क्या नाम था इस खड्डे को? क्या नाम दे दिया? स्टॉक। और कानों और नाकों में लंबे बाल पाए जाते हैं। कानों व आंखों की पलकों के लंबे बालों को जीप्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीप्रास। आंखों व कानों के, आंखों व जो ये होते हैं ना, कानों के, आंखों की पलकें होती है ना, ये देखो ऊपर की, यहाँ की आईब्रो, जो जिसके लंबे बाल होते हैं ना, उसके क्या बोलना है? जीप्रास बोलते हैं उसको। अब इसकी बात करें संकरण की अगर बात करें, इस ऊंट ये संकरण द्वारा तैयार की गई है। संकरण की अगर बात करें तो संकरण क्या है? सिंध इंटू बलूची। क्या है? सिंधी इंटू बलूची। बलूची क्या है? बलूची। सिंधी इंटू बलूची कौन सी नस्ल से तैयार की गई है? सिंधी इंटू बलूची। एक विशेषता और है, इसके तनों में क्या? 2 छिद्र पाए जाते हैं। 2 छिद्र पाए जाते हैं, यानी दूध निकालते समय अपन देखते हैं गाय भैंस के अंदर दूध निकालते हैं, तो गाय भैंस में दूध निकालते समय क्या होता है कि एक ही छिद्र होता है, एक धार से दूध आता है। और इसके अंदर दूध निकालते हैं, कौन सी? ऊंट की बीकानेर नस्ल का दूध निकालते हैं, तो 2 धार छूटती है ऐसे। देखो यहाँ से ये थन है, तो यहाँ से एक तो ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, 2 धार छूटती है इससे। तो ध्यान रखना, किस नस्ल के थन में 2 छिद्र पाए जाते हैं, तो बता देना कि सर ने बताया था बीकानेरी नस्ल में। कौन सी में? बीकानेरी नस्ल में। अगली नस्ल को शुरू करते हैं, जैसलमेरी 2 नंबर पर। बस कुछ समय की बात और है, और क्लास का दी एंड। कुछ समय तक और अपनी शालीनता बनाए रखे और क्लास का आनंद उठाए।
काफी मजा आने वाला है आगे की क्लास में। अभी तो बस शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। आगे बात करें जैसलमेरी नस्ल की। जैसलमेरी उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? जैसलमेर। जैसलमेर विशेषता की अगर बात करें, विशेषता तो क्या है इसका? रंग कैसा होता है भाई? रंग होता है हल्का भूरा। रंग होता है हल्का भूरा। और क्या है इसकी विशेषता? मतवाली चाल हेतु प्रसिद्ध। मतवाली चाल हेतु प्रसिद्ध। मतवाली चाल कैसे? अपने मन में मस्त मगन रहता है, ऐसे ऐसे चलता है। कैसे? ऐसे चलता है मतवाली चाल, एकदम प्रेम भरी चाल चलता है एकदम। मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है ये। छोटी नस्ल है, सबसे छोटी नस्ल। सबसे छोटी नस्ल। ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी? 7 से 9 फीट की होती है। 7 से 9 फीट। 7 से 9 फीट ऊंची होती है। आगे बात करें, आंखें बड़ी व चमकीली होती है। आंखें बड़ी व चमकीली। आंखें बड़ी व चमकीली होती है। कैसी होती है? आंखें बड़ी व चमकीली होती है। सवारी हेतु उपयुक्त है। सवारी हेतु उपयुक्त। सवारी हेतु उपयुक्त है। आगे बात करें, सर्कस में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? सर्कस में तेज दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। सर्कस में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। आगे इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। रेगिस्तान में पुलिस, पुलिस व आर्मी की सेना के काम आता है। काम आता है या उपयोग के लिए उपयुक्त है, कुछ भी देख लो अपने हिसाब से। आगे बात करें, अगली नस्ल कौन सी है? अगली नस्ल है अपनी मेवाड़ी। जो कहां की? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। कहां से विकसित की गई है? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ी ऊंट को विकसित किया गया है। मेवाड़ी, इसमें देखना बहुत मजा आएगा। बहुत मस्त ऊंट है। कहा? उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? उत्पत्ति स्थान उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र क्या है? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। थोड़ा रुकना रे, पानी पी लेता हूँ। गला पाड़ पाड़ के गला ही सूख गया। क्या है? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। अगर रंग की बात करें तो कैसा होता है? हल्का भूरा। विशेषता, रंग कैसा होता है? हल्का भूरा। हल्का भूरा। और क्या विशेषता है? मध्यम आकार की नस्ल है। मध्यम आकार की नस्ल है। यानी कितने फीट की हो गई है? 7 से 10 फीट की। 7 से 10 फीट की होती है ये। आगे बात करें, औसत चाल कितनी? 9.4 मील। औसत चाल, औसत चाल 9.5 मील प्रति घंटा। अब 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर
दे लिख लेना यहीं पे नोट लगा के, 1 मील बराबर कितना होता है, 1.5 किलोमीटर होता है। नोट लगा के लिख लेना, NOTE नोट। आगे बात करें इसी के अंदर, आंखें छोटी व सुप्त होती है। आंखें छोटी सुप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा क्रैश कोर्स के अंदर क्या होता है, क्रैश कोर्स के अंदर जब क्लासेस चल रही होती है शाम दोपहर की 3-4 मतलब 3 बज गई क्लास चलते चलते, तो सब क्या है, छोटी छोटी सुप्त हो जाती है। अब देखना अगली विशेषता इसी से मिलती जुलती आएगी। जब क्रैश कोर्स चलता होता है तो क्या होता है, आंखें छोटी में निचला होठ क्या होता है, लटक जाता है। ये विशेषता किसकी होती है, मेवाड़ी ऊंट की होती है। निचला होठ लटका हुआ होता है। तो आपके पास में अगर कोई बैठा है ऐसे, आंखें ऐसे कमजोर अग्रेशन और निचला ओठ लटका के, तो बोल देना अरे क्या मेवाड़ी ऊंट की तरह बैठा है, सीधा बैठ जा। आपको विशेषता, 2 विशेषता याद हो जाएगी अगर ऐसे याद रखोगे। तो आंखें छोटी व सुप्त कर ली उसने, और उसका क्या हुआ, निचला ओठ लटक गया। तो क्या कि तू मेवाड़ी ऊंट की तरह क्यों बैठा है, तेरे को याद हो गया कि तुमने मेवाड़ी ऊंट की विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ी ऊंट की विशेषता क्या होती है, ऊंट की किस नस्ल का निचला ओठ लटका होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तू बता देना मेवाड़ी ऊंट का लटका हुआ होता है। मैंने याद करने की ट्रिक बता दी है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कितना होता है इसका, 4 से 6 लीटर प्रतिदिन, 4 से 6 लीटर प्रतिदिन होता है। कितना, 4 से 6 लीटर प्रतिदिन होता है। हो गया मेवाड़ी ऊंट, इतना ही है। मेवाड़ी ऊंट में रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। देख मध्यम आकार की नस्ल, औसत चाल 9.5 मील चल जाती है, लेकिन 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर होता है। आंखें छोटी व सुप्त, निचला ओठ लटका हुआ होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, निचला ओठ लटका हुआ होता है। और दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देता है। आगे छोटी छोटी 2-4 नस्लें और है, फिर क्लास को खत्म करते हैं। बस वन शॉट क्लास के अंदर ऊंट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी फिर आपको। हाँ, अब अगली नस्ल है नाचना। नाचना ऊंट, कौन सा ऊंट, नाचना। अरे सर आपने नाचना बता दिया, तू नाच मत लेना, लाइब्रेरी के अंदर के सर ने कहा नाचना। अरे नाचना ऊंट की एक नस्ल है जो कहां से विकसित की गई है, जैसलमेर से। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, उत्पत्ति स्थान है जैसलमेर, जैसलमेर। इसकी एक विशेषता है, विश्व में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में तेज दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में तेज दौड़ने के लिए कौन सी, ऊंट की नाचना नस्ल है। अरे सर नाचता नाचता इतना नाचा, इतना नाचा, इतना जोर से भगा नाच के कि दिखाई नहीं दिया। तो विश्व में क्या सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है, नाचना नस्ल है भाई। आगे बात करते हैं सिंधी। अगली नस्ल है सिंधी। सिंधी नस्ल कहां से, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, उत्पत्ति स्थान बस इतना ही ध्यान रखना, उत्पत्ति स्थान कहाँ का है, गुजरात का, गुजरात का सिंध, गुजरात का सिंध, सिंधी है। आगे बात करते हैं कच्छी। बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है कच्छी, ऊंट की नस्ल है कच्छी। गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र है। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, का रण क्षेत्र क्या है, उत्पत्ति स्थान गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र। यह दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। यह दुग्ध उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए सबसे अच्छी
अच्छी नस्ल है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुग्ध उत्पादन के लिए ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल, तो बता देना सर अच्छी पूछा है तो कौन सा, अच्छी पूछा है तो कच्ची। अच्छी और कच्ची दोनों सेम सेम। अपना उत्तर राइट, अपना उत्तर राइट, अपना काम तो हो गया। अच्छी और कच्ची दोनों को याद रख लेना। दूध के लिए सबसे अच्छी नस्ल तो बता देना सर कच्ची बताया था। अच्छी और कच्ची दोनों मस्त आराम से याद कर लो, यही याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक नस्ल दो नस्ल और बच्ची है सांचोरी। सांचोरी, अब इसके अंदर क्या बताऊं, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान कहाँ है, सांचौर, जालोर के अंदर, जालोर के अंदर। और एक बच्चा है अलवरी, अलवरी ऊंट और बच्चा है, जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, उत्पत्ति स्थान अलवरी यानी अलवर। अलवर क्या है उत्पत्ति स्थान, अलवर। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, अलवर। बस यही अपने ऊंटों की संपूर्ण जानकारी और अपनी वन शॉट क्लास खत्म होती है। और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना ऐसी क्लास का अपडेट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा बाय बाय, राम राम। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।